तूने खेल ऐसा खेला तेरी याद में जागू रात भर बाजीगर हो। चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद और आशा दोनों करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ठीक है, आप सभी लोग आ जाइए यहाँ पर क्लास में जी। सोहेब खान है, सोनू सिंह है, आकाश कुमार है और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, जितने भी हैं बेटा सब लोग आ जाओ, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, दिलीप कुमार है, अवधेश जी हैं और शीतल हैं। शीतल बेटा, जय हिंद। अर्चना है, प्रियांशा है, सुनील, अनुज गुज्जर हैं, धर्मेंद्र हैं, सूरज हैं, कमल हैं, नवेन हैं। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, देखो एक साथ इतने सारे कमेंट आते हैं कि मैं आपके रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, है ना। तो इसलिए आप मुझे माफ कर देना अगर मैं आप में से किसी का नाम ना ले पाया हूं तो। ठीक है, तो भैया जी मुझे माफ कर देना अगर किसी का नाम रह गया हो। ठीक है जी, फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं। और आज हम भारतीय संविधान के भाग 8 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 8 को मैंने कभी भी नहीं पढ़ाया, कभी भी नहीं, किसी भी लेक्चर में नहीं पढ़ाया। ठीक है, मैं आपके लिए भाग 8 पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कभी कभी ठीक है ना, कोई एक आध भूला बिछड़ा प्रश्न भारतीय संविधान के भाग 8 से पूछ लिया जाता है। हालांकि भाग 8 से जो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, वो प्रश्न मैं आपको कहीं ना कहीं जब मैं संविधान पढ़ा रहा होता हूं तो उसी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोविजन के अंतर्गत उसको मैं बता देता हूं जो प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अलग से भारतीय संविधान का मैं भाग 8 पढ़ा रहा हूं, तो इसका आशय यह है कि थोड़ा सा मैं विस्तार से इसे लेकर चलूंगा। भाग 8 की जो विषय वस्तु है वह है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8, ठीक है सर, क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, इसको हम लोग बोलेंगे यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी ये संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, ये संघ के राज्य क्षेत्र है। अगर आप इसका संधि विकसित करेंगे, ठीक है ना, संघ राज्य क्षेत्र का या समास विग्रह करेंगे तो आपको पता चलेगा ये संघ की टेरिटरी है, ये संघ के राज्य क्षेत्र है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, ये संघ के राज्य क्षेत्र है। ओम प्रकाश जी, कविता, नीरज और संदीप चौहान संदीप चौहान, आकाश राठौर और गौरव है। चलिए दूसरा मैं आपको बताऊं, जैसे गौरव कुमार बोल रहे हैं सर अधीनस्थ न्यायालय नहीं हुआ। बेटा अधीनस्थ न्यायालय नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि जैसे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है, भाग 8 चल रहा है, फिर मैं भाग 9 भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, भाग 9 के बाद फिर मैं भाग 14 पे आ जाऊंगा, लोक सेवा आयोग, फिर भाग 15 पढ़ाऊंगा, निर्वाचन आयोग। तो आप ये उम्मीद मत करना बेटा कि सारे ही भाग पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना, और बिल्कुल एक एक आर्टिकल को अक्षर से पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है बाबू, है ना। जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वही कराए जाते हैं, फिर भी जितना हम करा रहे हैं इतना कोई नहीं कराता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना ना, पता पड़े कि आप लोग बोलो ठीक है कि सर ठीक है भाग 9 तो करा ही दिया, चलो ठीक है, अब भाग 10 रह गया, भाग 11 भी नहीं कराया आपने, ठीक है, भाग 12 भी नहीं कराया, तो ऐसा नहीं होता है ना, ध्यान रखना। केवल जो अब महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो इंपोर्टेंट प्रोविजंस हैं वही आपके कराए जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान का भाग 8, और ये जो भारतीय संविधान का भाग 8 है ना बच्चे, ठीक है, ये आर्टिकल 239 से, कहां से बेटा? 239 से 242 तक है। 239 से 242 तक आर्टिकल, ठीक है, 239 से 242 तक में भारतीय संविधान की भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब आर्टिकल 239 जो है, 239 का क्लॉज 1 है। आर्टिकल 239 के क्लॉज 1 में सीधा सीधा लिखा है संघ राज्य क्षेत्र, बस। इसकी विषय वस्तु क्या है बेटा? इसकी विषय वस्तु है सीधा सीधा संघ राज्य क्षेत्र, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 239 क्लॉज 1 में सीधा सीधा संघ राज्य क्षेत्र है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 239 का क्लॉज 2 जो है, इसमें थोड़ी सी विस्तार से चर्चा की गई है। ठीक है, अब आर्टिकल 239 क्लॉज 2,
इसमें बोला गया है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। क्या? तो भैया जी इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। बहुत अच्छे से सुनिएगा, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ये इसकी विषय वस्तु है। ठीक है, आर्टिकल 239 क्लॉज 2 की। अब संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में क्या बोला है? संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बोला गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को, ठीक है, जो व्यक्ति संचालित करने के लिए उत्तरदायी होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसमें यह बोला है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से ही संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाया जाएगा। क्या बोला है बेटा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से ही संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाया जाएगा। इसमें यह बोला है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से ही, नियुक्त प्रशासक के माध्यम से ही ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संचालित होगा। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संचालित होगा, संचालित होगा। और वह प्रशासक बेटा, उस प्रशासक के पद का नाम क्या होगा? तो जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक होगा उस प्रशासक के पद का नाम क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जी उस प्रशासक के पद का नाम क्या है, तो उस प्रशासक के पद का नाम होगा उपराज्यपाल। उसको क्या बोलेंगे? उपराज्यपाल बोलेंगे। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाया जाएगा। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं। आर्टिकल 239 क्लॉज 1 में केवल संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, मतलब इसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दे रखा होगा। ठीक है, और दूसरे में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन में बिल्कुल सीधा सीधा बोला गया है बेटा कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन बेशक राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? राष्ट्रपति के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाया जाएगा, लेकिन ठीक है, राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन बेटा किसी पदाधिकारी के द्वारा संचालित करवाएगा, किसी प्रशासक के द्वारा करवाएगा। तो देखो ये बात, देखो मैं आपको एक बात बता, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का जो ठीक है ना मुख्य अधिकारी होगा, जो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाएगा, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन का बेटा मुख्य अधिकारी जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है। ठीक है, लेकिन संचालित करता कौन है बेटा? उसको उपराज्यपाल। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है। मैं इस बात को लिख देता हूं बच्चे, राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है, नाम से संचालित होता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संचालित होता है। ये बात मैंने आपको यहां पर बताई भैया कि संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है। प्रशासन हेतु जो रेस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं वो राष्ट्रपति हैं, मुख्य अधिकारी राष्ट्रपति हैं। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाया जाएगा। ठीक है ना। अगर हम वास्तविकता में देखें तो वास्तविकता में बेटा जो ठीक है ना शासन प्रशासन चलाया जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त बेटा प्रशासक के द्वारा चलाया जाएगा। और वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक कौन होगा? उपराज्यपाल होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, जी क्लियर है। अब इसके बाद आर्टिकल 239 क्लॉज 2, आर्टिकल 239 क्लॉज 2 में यही बोला है कि जैसे ठीक है ये कोई यूनियन टेरिटरी है, इसी में बोला है बेटा इसके सेकंड पार्ट के अंतर्गत। ठीक है, ये कोई यूनियन टेरिटरी है, ये कोई यूनियन टेरिटरी है बाबू। यूनियन टेरिटरी का मतलब समझ गए? देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये संघ राज्य क्षेत्र है, यह है संघ राज्य क्षेत्र है ना, संघ राज्य क्षेत्र। इस संघ राज्य क्षेत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं यूनियन टेरिटरी। संघ राज्य क्षेत्र को भैया जी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संघ राज्य क्षेत्र को इंग्लिश में भैया जी बोलते हैं हम यूटी, यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है, अब इस संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है कि ये संघ के राज्य क्षेत्र हैं, ये संघ के राज्य क्षेत्र हैं, मतलब
इट्स अ टेरिटरी ऑफ यूनियन। इसका मतलब क्या है कि इट्स अ टेरिटरी ऑफ यूनियन, ये यूनियन टेरिटरी है। टेरिटरी ऑफ यूनियन मतलब ये यूनियन की टेरिटरी है, टेरिटरी ऑफ यूनियन, टेरिटरी ऑफ यूनियन, ये यूनियन की टेरिटरी है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। ये संघ के राज्य क्षेत्र है, ये यूनियन की टेरिटरी है, तो इनका प्रशासन भी कौन चलाएगा? अगर ये यूनियन की टेरिटरी है तो मुझे आप बताओ बच्चे, इनका प्रशासन भी कौन चलाएगा? इनका प्रशासन संघ के द्वारा संचालित होगा, संघ के द्वारा संचालित होगा, द्वारा संचालित होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से संचालित होगा। मैं भी हट जाऊंगा, एक सेकंड रुकना। राष्ट्रपति के नाम से संचालित होगा, राष्ट्रपति के नाम से संचालित होगा, है ना जी। तो संघ के द्वारा संचालित होगा, राष्ट्रपति के नाम से संचालित होगा, और ठीक है ना, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल यहां का बेसिकली जो है ना बेटा प्रशासक होगा। उपराज्यपाल यहां का प्रशासक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये बात मैंने आपको बताई, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये बात भैया जी मैंने आपको बताई, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, द्वारा की जाएगी इसकी नियुक्ति। ये बात मैंने आपको समझाई। ठीक है, इतनी सी बात थी। तो भैया जी ये है संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई, आपको समझ में आ गया होगा। अब संघ राज्य क्षेत्र बेटा देखो दो प्रकार के हैं। कैसे? एक ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, जहां पर विधानमंडल नहीं है। जी हां, ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जहां पर वहां का लेजिस्लेचर नहीं है, जहां पर विधानमंडल नहीं है। दो प्रकार के संघ राज्य क्षेत्र हैं, विधानमंडल नहीं है। तो ऐसे संघ राज्य क्षेत्र केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, केंद्र प्रशासित प्रदेश है, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे संघ राज्य क्षेत्र क्या है? केंद्र प्रशासित प्रदेश है। क्यों है वो केंद्र प्रशासित प्रदेश? क्योंकि वहां पर विधानमंडल नहीं है। तो भैया जी वहां पर विधानमंडल नहीं है तो वो केंद्र के द्वारा प्रशासित हुए, बोलो हुए कि नहीं? है ना, सब लोग मानते हो। ठीक है, और दूसरे ऐसे हैं जहां पर विधानमंडल है, जहां पर विधानमंडल है। दूसरे ऐसे हैं जहां पर विधानमंडल की व्यवस्था है, जहां पर विधानमंडल है। तो दूसरे इस प्रकार के हैं। तो मैंने क्या बोला? मैंने एक बात बताई आपको तो भैया जी जो आपके यूनियन टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरी दो प्रकार के हैं। एक ऐसे जहां पर विधानमंडल नहीं है, दूसरे ऐसे जहां पर विधानमंडल है। अब यहां पर आप देखिए, तो भैया जी जहां पर विधानमंडल है ही नहीं, ठीक है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई विधानमंडल नहीं है, ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों में आपके देखो चंडीगढ़ आ गया। ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों में, ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों में आपका ठीक है ना दादर नगर और दमनदीप आ गया, और दमनदीप आ गया भैया। ऐसे में दमनदीप आ गया, ठीक है। इसमें आपका लक्षद्वीप आ गया भैया जी। इसमें आपका अंडमान एवं निकोबार आ गया भैया जी, निकोबार आ गया भैया जी। इसमें निकोबार आ गया इसमें, ठीक है। इसमें आपका भैया जी लद्दाख आ गया, ठीक है। इसमें आपका क्या आ गया? लद्दाख आ गया। तो 1 2 3 4 5 5 आ गए, 1 2 3 4 5। अब जिनमें विधानमंडल है तो सबसे पहले विधानमंडल की व्यवस्था पुदुचेरी में की गई थी, पुदुचेरी में। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। दूसरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पूरा नाम ये है, इसमें भी विधानमंडल होगा। और आपके जम्मू कश्मीर में भी विधानमंडल। अब जम्मू कश्मीर में अभी तक विधानमंडल के चुनाव हुए नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर विधानमंडल की व्यवस्था है। तो इसलिए बेशक अभी चुनाव नहीं हुए लेकिन व्यवस्था है, तब भी हम जम्मू कश्मीर में ऐसे लिखेंगे। अब आपसे कोई भी पूछे कि ऐसे यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप बोलेंगे ये हैं। और कोई भी आपसे पूछे कि ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, आप फटाक से ये बोलेंगे, ठीक है। आप में से 90% बच्चों का जो डाउट है ये आज पहली बार क्लियर हुआ होगा। 90% बच्चों का डाउट है, मैं दावे के साथ बोलता हूं, क्योंकि हर एक बच्चा संघ राज्य क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश ही बोलता होगा। वो सभी संघ राज्य क्षेत्रों को क्या बोलता होगा? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। वो एक तरफ से सारे संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा है, जबकि बात गलत है। ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र के द्वारा प्रशासित है, क्योंकि वहां पर विधानमंडल नहीं है, तो जो केंद्र के द्वारा प्रशासित है वो ये है
ठीक है, और जहां पर विधानमंडल है वो ये है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई। अच्छा, अब दूसरा प्रावधान मैं आपको इसमें बता रहा था कि कोई यूनियन टेरिटोरी है, कोई यूनियन टेरिटोरी है और इसके बगल में यहां पर ये कोई स्टेट है, तो ये कोई यूनियन टेरिटोरी है और इसके बगल में बेटा, ठीक है, ये कोई राज्य है, ये कोई स्टेट है, ये कोई स्टेट है। बात समझ पा रही है? तो जो स्टेट के राज्यपाल है ना, जो स्टेट के राज्यपाल हैं, तो स्टेट के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति इस यूनियन टेरिटरी के लिए कर सकता है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति बेटा ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं, राष्ट्रपति किसी निकटवर्ती, राष्ट्रपति किसी निकटवर्ती राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति ठीक है ना, एज ए उपराज्यपाल, ठीक है ना, उपराज्यपाल यूटी में कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। और ये बात ध्यान रखना, ठीक है, जब राष्ट्रपति इस तरह की नियुक्ति करेगा, ठीक है जी, ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति इस तरह की नियुक्ति कर देगा तो वो जो उपराज्यपाल है उस समय, ठीक है, अब वो यूनियन टेरिटरी में क्या है, अब वो यूनियन टेरिटरी में वो उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल है। तो इस केस में वह जो उपराज्यपाल है वो अब यूनियन टेरिटरी में क्या है बेटा, वो अब यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल है। मेरे साथ बोलो, अब वह क्या है, अब वह उपराज्यपाल है। तो वह जो उपराज्यपाल है ना, वो अब देखिए इस स्टेट के मंत्रिपरिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इस स्टेट का जो मंत्रिपरिषद है ना, वह उसके निर्णय को यहां नहीं मानेगा, वह मंत्रिपरिषद के निर्णय को यहां पर नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब वह इस स्टेट के लिए तो, इस स्टेट के लिए तो राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगा। इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए तो राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगा, लेकिन राष्ट्रपति ने उस राज्यपाल को किसी बगल वाली यूटी का उपराज्यपाल बना दिया, तब वो एक स्वतंत्र प्रशासक की भांति निर्णय लेगा या राष्ट्रपति के द्वारा कही गई बातों के अनुसार निर्णय लेगा। तब वे बेटा जिस राज्य का पहले राज्यपाल था उसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब उसकी मंत्रिपरिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी तक मैंने क्या समझाया, आर्टिकल 239 क्लॉज 1 में संघराज्य क्षेत्र है, बस केवल संघराज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 239 क्लॉज 1 में संघराज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। 239 क्लॉज 2 है, इसमें संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। बोला गया है संघराज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है, राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है। हालांकि प्रशासन की जो जिम्मेदारी होती है वो उपराज्यपाल की होती है, लेकिन उसका मुख्य अधिकारी राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से ही प्रशासन चलाया जाएगा। उस प्रशासक का नाम क्या होगा, उस प्रशासक का नाम उपराज्यपाल होगा। ठीक है, इसके बाद इसके दूसरे क्लॉज में बोला गया है, ये पहला क्लॉज है, पहला, इसमें दूसरे में बोला गया है कि भाई राष्ट्रपति किसी बगल वाले राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसी भी यूटी में उपराज्यपाल के तौर पर कर सकती है। जब वो उपराज्यपाल के तौर पर कार्य कर रहा है ना किसी भी यूटी में, तो वो राष्ट्रपति के निर्णय को मानेगा, तब वो राष्ट्रपति के परामर्श को मानेगा, वह अपने बगल वाले राज्य के मंत्रिपरिषद के निर्णय को नहीं मानेगा, स्पेशली इस यूटी के संबंध में। बात समझ में आ गई होगी, इस यूटी के संबंध में। ठीक है, चलिए इसके बाद आर्टिकल 239A है नेक्स्ट, अगला आर्टिकल 239A, 239 का, ठीक है ना, का 239 का में क्या बोला है, 239 का में ये बोला है कि बेसिकली कुछ यूटी में, कुछ ऐसे यूटी हैं जिनके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 239 का में बोला है कि संघराज्य क्षेत्रों में, कुछ संघराज्य क्षेत्रों में, बोलो मेरे साथ साथ, कुछ संघराज्य क्षेत्रों में सबसे पहले तो विधानमंडल, और अगर विधानमंडल है तो मंत्रिपरिषद भी हो जाएगी। विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद का सृजन, विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद का सृजन, एवं मंत्रिपरिषद का सृजन, मंत्रिपरिषद का सृजन। तो कुछ संघराज्य क्षेत्रों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का सृजन, ये आर्टिकल 239 का में बोला है। मैं फिर से बोल रहा हूं,
ये आर्टिकल 239 का में बोला है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में मंत्री परिषद एवं विधानमंडल का सृजन। तो सबसे पहले बेटा इसमें कौन है, इसमें आता है आपका पुदुचेरी। तब वो पांडिचेरी था लेकिन अब वो पुदुचेरी है। तो पुदुचेरी में 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से, पुदुचेरी में मेरे साथ साथ बोलो किसके माध्यम से, 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से, पुदुचेरी में संशोधन के माध्यम से। कब की बात है, 1962 की। ठीक है, इसमें एक विधानमंडल का गठन किया गया, इसमें एक विधानमंडल की स्थापना की गई, और अगर विधानमंडल की स्थापना की गई है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें अपनी एक मंत्री परिषद भी होगी, एक मंत्री परिषद भी होगी, और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया है वो यहाँ का मुख्यमंत्री कहलाएगा। मुखिया क्या कहलाएगा, मुख्यमंत्री कहलाएगा, मुख्यमंत्री कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें फिर एक और आर्टिकल जोड़ा गया, 239 क्लॉज का सब क्लॉज का, और दूसरा जोड़ा गया 239 क्लॉज का सब क्लॉज का। ये जोड़े गए हैं आपके, ठीक है, आपको पता होगा ये जोड़े गए हैं आपके कौन से में, 69 में संविधान संशोधन के माध्यम से, 69 में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं, संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं। बहुत देर से आपकी तरफ मुंह नहीं किया, अभी करता हूं, ठीक है, आपकी तरफ। चलो, ये बेटा किससे जोड़े गए हैं, 69 में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं 1991 1992 में। जी जी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए तो बेटा 69 में संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 239 क्लॉज का सब क्लॉज का, इसमें दिल्ली के नाम को एनसीटी दिल्ली कर दिया। दिल्ली का नाम क्या हो गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया इसका नाम। और दूसरे के अंतर्गत बेटा हमने दिल्ली में विधानमंडल की स्थापना की, विधानमंडल एवं मंत्री परिषद की स्थापना की, मंत्री परिषद की स्थापना की, विधानमंडल एवं मंत्री परिषद की स्थापना की। उम्मीद करता हूं ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अरविंद केजरीवाल का आपने वो डायलॉग भी सुना होगा कि दिल्ली के मालिक कौन, हम हैं दिल्ली के मालिक। दिल्ली के मालिक हम हैं। चलिए, तो 239 क्लॉज का सब क्लॉज का में 69 में संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया। ठीक है, और भैया 239 क्लॉज का सब क्लॉज खा के माध्यम से उसमें विधानमंडल और मंत्री परिषद की नियुक्ति की गई, विधानमंडल और मंत्री परिषद की नियुक्ति की गई। बस इतनी सी बात है। ये आर्टिकल 239 है, ये 239 आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक, एक बार आप पहले अच्छे से रिवीजन करो ये, क्योंकि आप पहली बार इसे पढ़ रहे होंगे तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसके एक एक क्लॉज को, एक एक प्रावधान को बहुत बारीकी से पढ़ें। मैं बिल्कुल साइड में हो जाता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, मुझे बिल्कुल भी सिलेबस खत्म करवाने की जल्दबाजी नहीं है। मुझे पता है आराम से हो जाएगा, इसलिए अच्छे अच्छे से चलेंगे, धीरे धीरे से चलेंगे। जी, अब एक प्रश्न उठता है, ठीक है ना, अब एक प्रश्न उठता है यहां से, कहां से बच्चे, कि ऐसे यूटी जिनमें विधानमंडल है
तो ऐसे यूटी जिनमें विधानमंडल है, यहां पर यह प्रश्न बन उठता है कि ऑब्वियस सी बात है यहां पर चुनाव होंगे, और जो चुनाव होंगे तो बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री होगा। तो यहां पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, ये बताइए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल करेगा या मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये प्रश्न उठता है। मुझे जल्दी से इसका जवाब दीजिए। प्रांजल बेटा आराम से पढ़ लो, बहुत अच्छे। देखो ओम प्रकाश ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और किस किस का आ रहा है जवाब? अरे इतनी तेज आ रहे हैं यार जवाब। चलो बहुत तेज तेज जवाब आ रहे हैं, करण का है, ठीक है ना, और भी है, बहुत सारे बच्चों का जवाब है। देखो ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, यहां पर मैं कुछ बातें बता दे रहा हूं। सबसे पहले ठीक है, यहां पर जो बहुमत दल होगा, ठीक है ना, बहुमत दल हमेशा अपनी सरकार बनाएगा। देखो ये बात तो क्लियर है कि भैया जी सरकार किसकी होगी, सरकार बहुमत दल की होगी। क्लियर है ये बात, बहुमत दल अपनी सरकार बनाएगा। बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। अब इस बहुमत दल के नेता को भैया मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा कौन? इस बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा कौन? ठीक है भैया जी, तो राष्ट्रपति। ध्यान रखना, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना मुख्यमंत्री का जो अपॉइंटमेंट है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ठीक है बेटा, वह राष्ट्रपति के परामर्श पर करता है। सॉरी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है। परामर्श पर करता है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होगी। अब एक सवाल यहां पर उठता है कि साहब मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है सर, तो विधानसभा की जो भी सदस्य संख्या है उसके 1/10 से अधिक नहीं होगी। विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/10 से अधिक नहीं होगी। संख्या के 1/10 से अधिक नहीं होगी। यूटीज में 1/10 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, इसका उदाहरण ले लेते हैं हम दिल्ली। नेक्स्ट, ठीक है ना, उदाहरण स्वरूप एनसीटी दिल्ली। एनसीटी दिल्ली में बेटा विधानसभा की संख्या कितनी है? 72। विधानसभा सीट्स कितनी है? 72। विधानसभा सीट्स कितनी है? 72। ठीक है सर, तो 72 का अगर हम 1/10 देखें तो लगभग कितना निकल कर आया? ठीक है, 7.2 के आसपास निकल कर आया है ना। तो 10.2 मतलब 10.5 से कम है, तो इसका मतलब है कि वहां पर अधिकतम बेटा 7 व्यक्तियों को मंत्री पद दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो वहां पर हम 7 विधायकों को मंत्री पद दे सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हम 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 से मंत्रालय दे दें, ज्यादा दे दें,
लेकिन 7 से ज्यादा संख्या नहीं होगी। ये बात समझ में आई तो एक बार सब लोग थम्स अप कर दो, एक बार थम्स अप कर दो ये बात। जी बिल्कुल साइड में हो जाता हूँ, लीजिए। और साइड में हो गया, मैं तुमको दिखाई नहीं दूंगा, इतना साइड में हो जाऊंगा। और बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला है, ठीक है ना, आर्टिकल 239 क्लॉज का सब क्लॉज खा का ही प्रावधान है, इसी का एक प्रोविजन है, इसी का एक प्रावधान है। और वो प्रावधान ये है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, अगर मान के चलिए कि उपराज्यपाल की रिपोर्ट पर, उपराज्यपाल की, ठीक है ना, रिपोर्ट पर राष्ट्रपति को यह, ठीक है ना, अनुभव हो जाए, उपराज्यपाल ने रिपोर्ट भेजी राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति कंफर्म हो जाए क्या कि साहब उस यूटी में, ठीक है ना, उस संघराज्य क्षेत्र में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में वहां का पूरा प्रशासन जो है राष्ट्रपति या तो खुद ले लेगा या फिर उपराज्यपाल को वहां का, ठीक है, संपूर्ण प्रशासन दे देगा। बात समझ में आ रही है। तो उपराज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति को यह अनुभव हो जाए कि संबंधित यूटी में, संबंधित संघराज्य क्षेत्र में, संवैधानिक संघराज्य क्षेत्र में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, ठीक है। तो इस स्थिति में वहां का प्रशासन स्वयं राष्ट्रपति या तो स्वयं ले लेते हैं, तो वहां का प्रशासन राष्ट्रपति या तो बेटा स्वयं ले लेंगे या फिर उपराज्यपाल को सौंप देंगे। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि प्रशासन की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो जाएगी, राष्ट्रपति में निहित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति में निहित हो जाएगी, ठीक है। और राष्ट्रपति इस प्रशासन को उपराज्यपाल के माध्यम से करवा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 239 खा है, सीधा सीधा, ठीक है। खा में ये है कि यहां पर उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जारी करने की शक्ति प्राप्त है, करने की शक्ति प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन कब? जब बेटा वहां की विधानसभा सत्र में ना हो, तभी तो। जब विधानसभा सत्र में ना हो तभी है ये, जी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखना है कि कब है, ये कब है बच्चे, ये तब है जब वहां की विधानसभा सेशन में ना हो, जब विधानसभा सत्र में ना हो, विधानसभा सत्र में ना हो, तब है। जब विधानसभा सेशन में ना हो, जब विधानसभा सत्र में ना हो। इसके बाद आर्टिकल 240 है, 240 सिंपल सी बात है। 240 बोलता है कि कुछ संघराज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, बस इतनी सी बात है। आर्टिकल 240 क्या बोलता है? आर्टिकल 240 कुछ संघराज्य क्षेत्रों के लिए, कुछ संघराज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति,
बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, तो भैया जी कुछ संघराज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो बेटा कुछ संघराज्य क्षेत्रों के लिए रेगुलेशंस कौन बनाएगा? कुछ संघराज्य क्षेत्रों के लिए रेगुलेशंस हमारे राष्ट्रपति बनाएंगे। आर्टिकल 240 में जिक्र किया गया है ना भैया? तो किस बात का जिक्र है आर्टिकल 240 में? तो भैया 240 में इस बात का जिक्र है कि कुछ संघराज्य क्षेत्रों के लिए विनियम हमारे राष्ट्रपति महोदय बनाएंगे। बस इसमें इतना ही आपको देखना है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 241 है। आर्टिकल 241 में संघराज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट, संघराज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघराज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए, तो संघराज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था संसद करेगी। अब संसद व्यवस्था कैसी भी करे, ध्यान रखना, कौन करेगी बेटा? संसद व्यवस्था करेगी। संसद व्यवस्था कैसी भी करे, या तो संसद बच्चे तो किसी भी यूटी के लिए अलग से एक उच्च न्यायालय बनाए, ठीक, व्यवस्था संसद करेगी, या तो संसद किसी भी यूटी के लिए, ठीक ना, एक उच्च न्यायालय बनाए, या उस यूटी में पहले से किसी भी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित कर दे, या फिर कह दे कि भैया उस यूटी को कि साहब देखो ऐसी बात है, ठीक है, तुम फलाने राज्य के उच्च न्यायालय से अपना मामला प्रस्तुत करवा सकते हो, मतलब किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय को वहां से संबंधित करते। बात समझ में आ गई? जैसे अंडमान निकोबार को कलकत्ता हाईकोर्ट से संबंधित किया था, याद आया? अंडमान निकोबार को कलकत्ता हाईकोर्ट से संबंधित किया था। गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीप को, ठीक है, बॉम्बे हाईकोर्ट से संबंधित किया था। ऐसे ही, ठीक है, आप पढ़ के आए हो, आप पढ़ के आए हो ना, तो इसी वजह से तो बस संसद करेगी। संसद विधि के द्वारा, या तो बेटा मतलब कानून के द्वारा संसद किसी भी संघराज्य क्षेत्र के लिए एक नया हाईकोर्ट बना देगी, या उसमें पहले से कोई हाईकोर्ट है, ठीक है, वो सॉरी पहले से कोई कोर्ट है उसको हाईकोर्ट घोषित कर देगी। तो क्या कर सकती है? तो नया हाईकोर्ट संसद बना सकती है। तो संसद व्यवस्था करेगी जिसमें संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा, ठीक है, नया हाईकोर्ट एस्टेब्लिश कर सकती है। विधि द्वारा भैया नया हाईकोर्ट बना सकती है, नया हाईकोर्ट बना सकती है, या ठीक है संबंधित कर सकती है बेटा राज्य से, किसी भी राज्य से संबंधित कर सकती है संसद। या फिर अगर कोई भी न्यायालय है उस यूटी में, उस संघ राज्य में, अगर कोई भी कोर्ट है, कोई भी न्यायालय है, तो उसको भी उच्च न्यायालय का दर्जा दे सकती है। अगर कोई भी न्यायालय उपस्थित है तो उसको भी हाई कोर्ट का दर्जा दे सकती है संसद। उच्च न्यायालय उपस्थित है तो बेटा संसद उसको भी हाई कोर्ट का दर्जा दे सकती है। ठीक है, तो कोई भी न्यायालय पहले से उपस्थित है अगर, तो किसी भी न्यायालय को अगर पहले से उपस्थिति है तो उसे भी वह हाई कोर्ट का दर्जा दे सकती है, दर्जा दे सकती है, उसको हाई कोर्ट बना सकती है कि आज से लो, ठीक है, आज से ये जो कोर्ट है अब ये सामान्य कोर्ट नहीं रहा, आज से यह कोर्ट हाई कोर्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे पुरानी हिंदी मूवियों में एकदम से हीरो जो है वह अपनी प्रेमिका की मांग भर देता था, ठीक है ना, भगवान जी के सामने, भगवान के मूर्ति के सामने प्रेमिका की मांग, और ऐसे वैसे नहीं भरता था, किसी चाकू से, ब्लेड से, या किसी भी ठीक है तलवार वगैरह से अपना अंगूठा चीरते हुए इस तरह से मांग भर देता था और बोल देता था लो आज से तुम मेरी पत्नी। तो ऐसे ही संसद भी बोल सकता है कि लो ठीक है आज से ये न्यायालय एक साधारण न्यायालय नहीं रहा, आज से ये न्यायालय हाईकोर्ट बन चुका है। आज से न्यायालय क्या बन चुका है? हाईकोर्ट बन चुका है। अब इसे सामान्य न्यायालय की तरह बिल्कुल भी ना देखा जाए। चलिए ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 242 है। आर्टिकल 242 को
242 को, ये जो आर्टिकल 242 है, ठीक है, इसको साथ में संविधान संशोधन, ठीक है, ये जो 242 है बेटा, आर्टिकल 242, इस 242 को 7वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान का भाग 7 निरसित किया गया। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे कह भी रहे होंगे सर भाग 7 तो आपने पढ़ा है नहीं, ठीक है ना, है था, ठीक है, 1-2 का कमेंट था कि भाग 7 तो आपने छुड़वा दिया। अब उनको ये नहीं पता कि भाग 7 जब मैंने भारतीय संविधान के सारे भाग बताए थे तो बोल दिया था कि 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने भाग 7 को खत्म कर दिया, उनको वो नहीं देखना है ना। बस तो ये ध्यान रखना कि 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1956 में हुआ है, ठीक है, इसके द्वारा इसको निरसित कर दिया गया, मतलब ये हटा दिया गया है, आर्टिकल 242 अब है नहीं, इसको हटा दिया गया है 242 को। तो कुल मिलाकर ये हमारा संघ राज्य क्षेत्र भी हो गया। आपने बहुत अच्छे से याद भी कर लिया, मैंने जितना डिटेल हो सकता था इसमें उतना पढ़ा दिया, ठीक है। बस अब आइए बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 9, ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 9, जिनका जो टाइटल है वो है पंचायत, और बहुत इंटरेस्टिंग भाग है, ठीक है। मैं भारतीय संविधान के भाग 9 में वास्तव में खुद भी दिलचस्पी रखता हूं, ठीक है, उसके अपने कारण हैं। तो हम भारतीय संविधान के भाग 9 पे आ चुके हैं, भाग 9 को पूरा ड्राफ्ट करेंगे और ड्राफ्टिंग के माध्यम से हम भारतीय संविधान के भाग 9 को बहुत अच्छे से समझेंगे। नहीं, मैं पुरानी फिल्में नहीं देख रहा आजकल रिजवान। मोनू कह रहे हैं गुरुजी मेरे घर के पास एक कोर्ट है, उसको हाई कोर्ट बनवा दो। ठीक है ना, जब इनके रेट बढ़ जाएंगे। चलिए, किस यूटी में हाई कोर्ट है सर? दिल्ली में है, दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है। लक्षद्वीप का केरला है, बिल्कुल सही बात है, लक्षद्वीप का केरला है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बेटा विजय। ये बात समझ में आई। आइए अब हम चलते हैं भारतीय संविधान के भाग 9 पर, ठीक है। मैं भाग 9 पढ़ाऊंगा आपको लगभग, ठीक है, अभी से टाइम लगाकर 1-1.25 घंटा, ठीक है ना, मैं बिल्कुल एकदम, और मैं इसको इतने कंटिन्यूअसली तरीके से पढ़ाऊंगा कि कहीं पर भी एक छोटा सा गैप ना हो, कहीं पर भी किसी भी तरह का गैप ना हो। आप रिदम में सारी चीजों को पढ़ते जाएं, भाग 9 को बहुत अच्छे से, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको पढ़ते जाएं और कहीं भी आपका गैप ना हो। तो इसके लिए जरूरी है मैं आपके कमेंट को ऑफ करूंगा, ठीक है सर। हाँ ठीक है, अब मैं किसी का कमेंट नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मतलब देख तो पाऊंगा मैं तुम्हारे कमेंट देख तो रहूंगा, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तुम्हारे कमेंट का, ये बात ध्यान रखना, किसी के भी कमेंट का। भारतीय संविधान का भाग 9, इसमें ठीक है पंचायतों के बारे में व्यवस्था की गई है। आपको याद होगा एक आर्टिकल, ठीक है ना, आर्टिकल 40, ठीक है, आपको एक आर्टिकल 40 याद होगा शायद, अगर आप भूले ना हो। ये जो आर्टिकल 40 है ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता था। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएसपी बोले तो बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ठीक है, बोला जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ठीक है ना। तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अंतर्गत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत एक आपका आर्टिकल 40 था। आर्टिकल 40 की विषय वस्तु क्या थी?
आर्टिकल 40 की विषय वस्तु ये थी कि ठीक है, ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाए या बेसिकली पंचायतों की स्थापना की जाए और पंचायतों की स्थापना करके उनको ठीक है शासन के रूप में स्थापित किया जाए। पंचायतों का गठन अथवा स्थापना की जाए और उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में स्थापित किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं समझाता हूं, है ना, इसका मतलब मैं समझाऊंगा। मतलब समझाने के लिए मैं बैठा तो हूं यहाँ पर, मेरा काम ही है मतलब समझाना। लेकिन आर्टिकल 40 में था क्या? तो आर्टिकल 40 की विषय वस्तु ये थी, मैं यहां पर आपको बताता हूं। आर्टिकल 40 की विषय वस्तु ये थी कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, गठन किया जाए किसका भैया जी? ग्राम पंचायतों का। मेरी बात समझना आप, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए और उन्हें शासन की इकाई के रूप में स्थापित किया जाए, और उन्हें शासन की इकाई के रूप में स्थापित किया जाए, के रूप में स्थापित किया जाए, स्थापित किया जाए, स्थापित किया जाए। किया जाए, ठीक है सर। तो ग्राम पंचायतों का गठन और उनको शासन की इकाई के तौर पर स्थापित किया जाए, ये आर्टिकल 40 में बोला था। ग्राम पंचायतों का गठन उन्हें शासन की इकाई के रूप में स्थापित किया जाए। पंचायतें शासन की इकाई के तौर पर कैसे स्थापित होंगी, यही हमें देखना है। चलिए, तो भारतीय संविधान के भाग 9 में ठीक है पंचायत है। ये जो बेटा पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ भारत में पंचायती राज संस्थान है, ये पंचायती राज संस्थान भारत में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को स्थापित करते हैं, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित करते हैं। तो कैसे? ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को आप समझें कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इसको बोलते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सर अगर हम कार्य संचालन करें, कार्य संचालन का मतलब क्या हो गया सर? कंडक्ट ऑफ ड्यूटी, मतलब प्रशासन या फिर ठीक है लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन, या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन तो अगर कार्य संचालन किया जाए, कार्य संचालन बोले तो भैया जी प्रशासन या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन, तो उसका जो आधार हो, उसका आधार बच्चे क्या हो? उसका आधार सबसे निचला स्तर हो, गांव हो। सबसे निचला स्तर हो, गांव हो। सबसे निचला स्तर, ठीक है। तुम सबसे निचले स्तर से मतलब गांव से शासन प्रशासन को संचालित करें, ठीक है। तो कार्य का संचालन मतलब प्रशासन मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन सबसे निचले स्तर से हो। कहां से? गांव से। और वो सबसे निचले स्तर गांव से होते हुए वो ऐसे, ठीक है, गांव से वो जिला की तरफ जाए, ठीक है, जिले से वो राज्य की तरफ जाए और राज्य से वो केंद्र की तरफ जाए, ये बात आ रही है समझ में? बोलो, आ रही है समझ में? इसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है प्रशासन का आधार गांव होना चाहिए। आज प्रशासन का आधार क्या है? केंद्र है। तो ये बोल रहा है कि सब प्रशासन का आधार गांव होना चाहिए। द बेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का आधार गांव होना चाहिए, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? तो बाबू प्रशासन का आधार क्या होना चाहिए? बोलो, प्रशासन का आधार क्या होना चाहिए? तो प्रशासन का आधार गांव होना चाहिए, ठीक है। गांव से जिला, जिले से राज्य और राज्य से बेटा ठीक है केंद्र की तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन हो। इसी को डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। इस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को स्थापित करने वाली व्यवस्था भारत में पंचायती राज संस्थान है। इसी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को कई बार स्थानीय स्वशासन भी बोल दिया जाता है। स्थानीय स्वशासन, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोल दिया जाता है। जब मैं आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट समझाऊंगा ना अभी,
ठीक है, तब आप इस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब मैं आपको इसको समझाऊंगा। स्थानीय स्वशासन, इसको बोलेंगे इंग्लिश में लोकल, ठीक है ना, लोकल। स्वशासन का मतलब होगा सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट। चलिए मैं इसको आपको समझाऊं उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है ना। लोकसभा के चुनाव होते हैं, प्लीज बच्चे यहां पर देखना, ये एक लोकसभा क्षेत्र है मेरे प्यारे बाबू, ये एक लोकसभा क्षेत्र है, एक लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, लोकसभा क्षेत्र है ये एक, और ये एक विधानसभा क्षेत्र है। भाई लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, ये एक विधानसभा क्षेत्र है, सब पूछ रहे, ये एक विधानसभा क्षेत्र है, तो ये है एक लोकसभा क्षेत्र, इट्स अ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, यह एक लोकसभा क्षेत्र है बाबू, लोकसभा क्षेत्र है बाबू। और ये जो है ये एक विधानसभा क्षेत्र है बाबू, ये क्या है बाबू, विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र है, तो ये हुआ एक लोकसभा क्षेत्र और ये हुआ विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। मेरी बात आप बहुत अच्छे से गौर करना, जो मैं आपसे बोल रहा हूं इसको बढ़िया तरह से आप लोग समझ, है ना जी। अब लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए, विभिन्न विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए। तो बेटा लोकसभा क्षेत्र में जो एक उम्मीदवार होगा, उम्मीदवार होगा, ठीक है ना, वो बस केवल भारत का नागरिक हो। उसके लिए शर्त क्या है कि वो ओनली एंड ओनली क्या हो, भारत का नागरिक हो। ये जरूरी नहीं कि वह वहां का स्थानीय नागरिक हो, है कि नहीं। जैसे कि हेमा मालिनी है कहां की और चुनाव कहां से लड़ती है, मथुरा से। प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, खुद सांसद है कहां से, गुजरात से, और चुनाव कहां से लड़ते हैं, वाराणसी से, ठीक है। ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा का उम्मीदवार, ठीक है, तो जब कोई भी व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीदवारी प्रस्तुत करेगा तो वो भी केवल भारत का ही नागरिक हो, वो भी केवल बेटा क्या हो, केवल भारत का नागरिक हो। कोई शर्त नहीं है कि वह उसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो। क्या ये शर्त है कि वो उसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो, नहीं। क्या यहां पर यह शर्त है कि वह उसी लोकसभा क्षेत्र का मतदाता हो, नहीं। लेकिन बेटा स्थानीय स्वशासन में सबसे पहली शर्त क्या होती है, स्थानीय स्वशासन में सबसे पहली शर्त ये होती है कि वो, ठीक है, वहां का मतदाता हो, वहां का मतदाता हो, वहां का मतदाता हो, वहां का मतदाता हो। ये सबसे पहली शर्त होती है। जैसे आपने ग्राम प्रधान के चुनाव देखे होंगे, जो आपका ग्राम प्रधान होगा वो बेटा आपकी ग्राम सभा का सदस्य होगा। मतलब अभी आप ग्राम सभा नहीं समझते होंगे, लेकिन जो आपका ग्राम प्रधान होगा ना बाबू, वो आपके गांव का होगा, ठीक है ना। अगर आप ही के गांव से मिलकर पूरी पंचायत बनी है तो वो आपका गांव का होगा, या फिर 2 या 3 गांव से मिलाकर एक पंचायत बनी है तो वो उन 2 या 3 गांव में से कहीं एक का होगा, किसी एक गांव का होगा, वो होगा वहीं का। ऐसा नहीं हो सकता भाई कि तुम्हारे प्रधानी के चुनाव लड़ने, ठीक है, कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए, ठीक है। वही व्यक्ति तुम्हारे प्रधानी का चुनाव लड़ सकता है जिसका वहां का मतदाता सूची में नाम है। तो मैंने क्या बोला, वहां का मतदाता हो, मतलब जो वहां की मतदाता सूची है, वहां की मतदाता सूची में उसका नाम हो, ठीक है ना, उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उसका नाम हो, उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उसका नाम हो, सूची में नाम हो। अब उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्थानीय स्वशासन क्या है, स्थानीय स्वशासन से क्या तात्पर्य है। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है बेटा स्थानीय लोगों के द्वारा, मतलब वहां के लोकल्स के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा, मतलब बेटा वहां के लोकल्स के द्वारा, वहां के लोकल्स के द्वारा, ठीक है ना, स्थानीय लोगों के द्वारा, वहां के लोकल्स के द्वारा। स्थानीय तो वो हो गए जो वहां के लोकल्स हैं, ठीक है ना। अपना प्रशासन स्वयं संचालित करना, वहां के लोकल्स के द्वारा अपना प्रशासन स्वयं संचालित करना, स्वयं संचालित करना, स्वयं संचालित करना। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चे जो विकास का अवसर है, ठीक है, वो बढ़ जाते हैं। ऐसा करने से इसका फायदा क्या है, ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चे वहां का विकास, ठीक है, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं,
क्योंकि वहां के स्थानीय व्यक्ति हैं, तो इसलिए विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है, दूसरा बच्चे, ठीक है, जो वहां की स्थानीय समस्याएं हैं, ठीक है, उनसे वहां के लोग बहुत अच्छे से अवगत होते हैं, तो वहां की स्थानीय समस्याएं बड़े अच्छे से ओवरकम हो जाती हैं। वहां की स्थानीय समस्याएं बड़े आराम से, बड़े अच्छे से ओवरकम हो जाती हैं, विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, कि आप अपना प्रशासन स्वयं कर रहे हो, ठीक है ना, तो इससे बच्चे पारदर्शिता बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है भैया, ठीक है, इससे रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेहिता बढ़ती है, इससे बढ़ती है। और भी बहुत सारी चीज होती हैं, लेकिन क्या ये सब हो पाती है गांव में? नहीं, कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, प्रधान बनता है 5 साल के लिए, पूरा रुपया डकारता है, उसके बाद अगली बार कोई और बन जाता है। कुल मिलाकर स्थानीय स्वशासन आपको समझ में आया? स्थानीय स्वशासन क्या है? तो वहां के लोकल्स के द्वारा अपना प्रशासन स्वयं संचालित करना, ये स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन में जैसे मैंने ग्राम प्रधान का, ठीक है, बारे में एग्जाम्पल दिया, मैंने एक ग्राम प्रधान के बारे में एग्जाम्पल दिया, तो बेटा एक ग्राम प्रधान बने जाने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि वो पहले वहां का मतदाता हो, मतलब वो ग्राम पंचायत में मतदाता सूची में उसका नाम हो, ठीक है ना। लेकिन आपको विधानसभा क्षेत्र में विधायक बनने के लिए, लोकसभा क्षेत्र में सांसद बनने के लिए वहां का नागरिक होना, वहां का ठीक मतदाता होना आवश्यक नहीं है। आप वहां के मूल निवासी हो, लोकल हो, दैट इज नॉट नेसेसरी, बट ठीक है स्थानीय स्वशासन में नेसेसरी होता है। इसी स्थानीय स्वशासन को हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। और भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित करने वाले संस्थान पंचायती राज संस्थान हैं। ठीक है, ध्यान रखना, भारत में स्थानीय स्वशासन एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित करने वाले संस्थान, स्थानीय स्वशासन, स्वशासन एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को, एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित करने वाले संस्थान, को स्थापित करने वाले संस्थान, करने वाले संस्थान, ठीक है, क्या कहलाते हैं बच्चे? ठीक है, तो उनको हम, ठीक है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उनको हम पंचायती राज संस्थान कहते हैं। ऐसे संस्थानों को और इस व्यवस्था को हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। तो ऐसे संस्थान पंचायती राज संस्थान कहे जाते हैं बच्चे, और ऐसी व्यवस्था क्या कही जाती है? पंचायती राज व्यवस्था कही जाती है। ऐसी व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय हो मैया। ठीक है, बात आई समझ में? बात आई समझ में? बहुत अच्छे से आई, कोई इशू तो नहीं? आई समझ में? तो थम्स अप कर दो सब लोग। सोहेब खान, जय हो सर। चलिए ठीक है, एक बार सब लोग थम्स अप करते हैं। चलिए एक बार सब लोग थम्स अप करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश, अतुल कुमार, रचना, दिवाकर, अश्मित राणा, ममता, हिमांशु जायसवाल वगैरह आ तो गई, लेकिन लिखेंगे कैसे? हाथों से लिख ले भाई। लिखने के लिए भी बताओ, कोई असिस्टेंट करूं तुम्हारा? सर लिखेंगे कैसे? आ तो गई समझ में। बेटा हाथ से लिखते हैं, कोई और कहीं और से तो लिखता नहीं है। चलिए, एक आरजू है हमारी क्लास में, वो करिए, बस करिए सर, हेडेक हो रहा है। आरजू तुम्हारा नाम ही ऐसा है
कि सर का दर्द तो अपने आप हो ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आइए तो अब हम चलते हैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम समझते हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हैं, क्या होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या नहीं, उसके बारे में हर एक चीज समझते हैं। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब भारत में पंचायतों के विकास की पृष्ठभूमि क्या है। तो मैं आधुनिक भारत के बारे में बात करता हूं। स्थानीय स्वशासन का इतिहास तो भारत में बहुत पुराना है। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जो इतिहास है वो लगभग वैदिक काल से है। वैदिक काल में आपने देखा होगा, सर ने पढ़ाया भी होगा बेसिकली, कि सभा समिति विधत नाम की 3 संस्थाएं होती थी। और ये जो सभा समिति विधत है ना, ये तीनों लोकल संस्थाएं थी। इन संस्थाओं का जो शासन प्रशासन था वो वहां के स्थानीय लोग करते थे। ठीक है, सभा इनमें से एक सबसे महत्व की संस्था मानी जा सकती है, क्योंकि जो सभा था, सभा का काम होता था कि वो एक तो न्याय करती थी, मतलब वो एक तरह की जुडिशियल थी। ठीक है ना, वो एक जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन थी, जुडिशरी थी, वो न्याय करने वाली संस्था थी सभा। सभा का जो पुरुष सदस्य था उसको सभी कहते थे, महिला सदस्य को सभापति कहते थे। सभा चुनी हुई लोगों की एक संस्था होती थी। तो हालांकि अगर हम ठीक है ना भारत में स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि को समझे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो प्राचीन काल से है। ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ एंशिएंट इंडिया। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि वैदिक काल में 3 संस्थाएं थी, सभा समिति विधत। ठीक है, सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी जिसका पुरुष सदस्य सभी, महिला सदस्य सभापति होती थी। इसका काम होता था बेसिकली न्याय करना। ये एक जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन थी, जुडिशरी थी। दूसरी थी समिति। समिति जो थी वो एक आम जनप्रतिनिधि संस्था थी। ठीक है, इस समिति में वहां के सारे लोग जो होते थे वो इसके सदस्य होते थे, और इसका जो मुख्य कार्य होता था वो राजा का चुनाव करना होता था। ये राजा का चयन भी करती थी और राजा को वापस भी बुला सकती थी। इतना ज्यादा लोकतंत्र था। आज आप बेशक प्रधानमंत्री को चुन लीजिएगा, लेकिन अगर वो आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं बैठा तो आप उसको वापस बुला नहीं सकते। फिर आपको इंतजार ही करना पड़ेगा 5 साल कब खत्म हो, कब हम दूसरे व्यक्ति को एज अ प्राइम मिनिस्टर चुने। लेकिन ठीक है, ये बेटा बीच में से भी बुला सकती थी, इतनी पावरफुल थी। मतलब राजतंत्र बहुत कमजोर था, लोकतांत्रिक संस्थाएं बहुत मजबूत थी। समिति का जो अध्यक्ष था वो ईशान कहलाता था। तीसरी थी विदत। विदत एक सैनिक और धार्मिक महत्व की संस्था थी। विदत भी एक महत्वपूर्ण संस्था थी, लेकिन विदत का इस वजह से महत्व हो जाता है कि एक धार्मिक और सैनिक महत्व की संस्था में भी महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी। मतलब है तो एक धार्मिक और सैनिक संस्था, लेकिन वीमेंस भी, महिलाएं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और बेसिकली साथ ही साथ वैदिक काल में ठीक है जो पंच होते थे, ठीक है, पंच परमेश्वर एक शब्द प्रयोग किया गया है। पंच परमेश्वर का मतलब वो है 5 इंटेलेक्चुअल लोग जो किसी भी गांव से होंगे, जिनको अलग अलग विषयों का ज्ञान होगा, वो किसी भी विषय पर अपना निर्णय सुनाएंगे। ठीक है, फिर वहां से हम आगे बढ़े और
ठीक है, जिस भी तरह से वैदिक काल के बाद फिर उत्तर वैदिक काल में, फिर महाजनपद काल में, ठीक है, महाजनपद काल में तो अगर हम बात करें तो रामायण और महाभारत के मतलब महाकाव्यों के काल में, उसके बाद अगर हम आए तो आपका मौर्य काल आ गया, फिर मौर्य उत्तर काल आ गया, फिर आपका गुप्त काल आ गया, फिर गुप्त उत्तर काल आ गया। हर एक काल में संस्थाएं ये किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। लेकिन आधुनिक भारत में पंचायती राज संस्था आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आधुनिक भारत में पंचायतों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले मेयो नाम का एक गवर्नर जनरल था। आपने मेयो का नाम सुना होगा, ठीक है, मेयो का नाम सुना होगा आपने इस वजह से कि सबसे पहले भारत में जनगणना उसी ने करवाई थी 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी 1881 रिपन के समय से। तो ये वही मेयो है, ठीक है। मेयो की मृत्यु भारत में ही हो गई थी। आपको भी पता होगा कि अंडमान निकोबार में बेसिकली एक व्यक्ति ने उसके छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी मेयो की। तो मेयो भारत में ही मरा है। तो ये जो मेयो है ना, ये भारत का गवर्नर जनरल है मेयो, और सबसे पहले जनगणना इसी ने कराई है और इसी ने भारत में स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं के गठन की बात कही। मेयो ने बोला कि भारत में स्थानीय स्वशासनिक संस्थाएं स्थापित होनी चाहिए। अब लेकिन तो क्या अंग्रेज इतने अच्छे थे कि भारत में स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं के गठन के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, अंग्रेज इतने अच्छे थे ही नहीं। एक्चुअली अंग्रेजों ने ही भारत में इन, ठीक है, संस्थाओं के जो परंपरागत स्वरूप है उसको खत्म किया, उसका नाश किया अंग्रेजों ने, ठीक है। जो ये स्थानीय स्वशासनिक संस्थाएं थी, इन समस्त स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं को खत्म करके भारत के गांव की जो आत्मनिर्भरता थी उनको उन्होंने समाप्त कर दिया, ठीक है। शुरुआत में वो बहुत खुश हुए कि चलो ठीक है, ठीक है, हमने भारत की, ठीक, जो सदियों से चली आ रही, इनफैक्ट ठीक है सदियों से ही नहीं बचे, ठीक, हजारों सालों से चली आ रही एक पंचायती व्यवस्था को हमने समाप्त कर दिया, जिससे कि इनकी आत्मनिर्भरता कम होगी और ये हम पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये हम पर निर्भर हो जाएंगे, ठीक है। अंग्रेज बड़े खुश थे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि अगर हमने भारतीयों की इस पंचायती राज प्रणाली को हमने खत्म अगर कर दिया, ठीक है, तो इससे हमें फायदा तो ये हुआ कि इनकी निर्भरता, ठीक है ना, हम पर बढ़ गई, ये हम पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। लेकिन एक इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इन क्षेत्रों में हमें प्रशासन करना बहुत मुश्किल हो गया। पहले प्रशासन करना इजी होता था, बड़े आराम से वे इन संस्थाओं के माध्यम से प्रशासन कर लेते थे। लेकिन फिर इनको लगा कि यार प्रशासन बहुत मुश्किल हो गया, और अगर प्रशासन करना मुश्किल हो गया तो हम, ठीक है, शांति व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था यहां पर स्थापित नहीं कर पाएंगे, इन क्षेत्रों में हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और अगर इन क्षेत्रों में हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो इन क्षेत्रों से हम रेवेन्यू भी नहीं वसूल पाएंगे, हम राजस्व की वसूली भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मेयो ने स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं के गठन की बात कही। स्थानीय स्वशासन को, ठीक ना, शब्द को इसने कहा कि भारत में दोबारा से इसने बोला स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं का विकास होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसके बाद फिर रिपन साहब आए। रिपन वास्तव में भारत में स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं के फादर कहे गए, द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उन्होंने केवल बात नहीं कही, वो एक प्रस्ताव भी लेकर आए जिसको स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कहा गया, ठीक है, द रिजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उन्होंने कुछ क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं की, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु कुछ संस्थाओं की स्थापना भी की। जैसे उन्होंने तालुका स्तर पर तालुका बोर्ड बनाया, जिला स्तर पर जिला बोर्ड बनाया। लेकिन इनके जो मुख्य प्रशासक थे वो अंग्रेजी रहे और वहां के आम लोगों की सहभागिता इनमें ना के बराबर थी, ठीक है। इतना काम जरूर हुआ, लेकिन फिर भी रिपन एक ऐसा काम कर गए जो वास्तव में अभूतपूर्व था और अपने समय से कहीं आगे था। इसलिए रिपन को हम स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद संविधान सभा में, जब हमारी संविधान सभा का गठन हो रहा था तो हमारे संविधान सभा में जो गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले थे, गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले, ठीक है, बहुत सारे संविधान सभा के सदस्य, ठीक, उस समय थे। क्योंकि गांधी जी तो स्वयं संविधान सभा में थे नहीं, तो गांधीवादी विचारधारा को जो फॉलो करते थे। और गांधीवादी विचारधारा में, ठीक है, एक बात बहुत अच्छी हो जाती है कि खुद गांधी जी कहते हैं कि हमें भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को एस्टेब्लिश करना चाहिए, मतलब हमें गांव को केंद्र में रखकर विकास करना चाहिए। गांधी का स्टेटमेंट है कि भारत की आत्मा तो गांव में बसती है। ये खुद गांधी बोलते हैं कि भैया अगर आपको भारत की आत्मा देखनी हो तो भारत की आत्मा कहां पर बसती है? भारत की आत्मा तो गांव में बसती है। ये खुद गांधी जी का स्टेटमेंट है। कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो गांधी जी थे नहीं, तो गांधी जी के विचारधारा को मानने वाले आचार्य मन्ना नारायण अग्रवाल ने संविधान सभा में इस बात की सिफारिश की कि भारत में हमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को, ठीक है, स्थायित्व प्रदान करना होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना करनी होगी भारत में। और वो अड़ गए इस बात के पीछे।
क्योंकि उस समय भारत की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित कर सकते थे। क्योंकि अगर आप संविधान सभा बनने के समय के भारत को देखें तो सर्वत्र सांप्रदायिकता थी, दंगे थे, हम भुखमरी के कगार पर थे, अकाल पड़ रहे थे, हमारी हालत बड़ी बुरी थी। इनफैक्ट हम अमेरिका के द्वारा रिटायर किए गए गेहूं को इंपोर्ट करते थे भारत में, और तब जाके जो है ना बच्चे हम अपना ठीक है पेट भर पाते थे। मतलब 2 वक्त का पेट भरने के लिए एक कृषि प्रधान देश के पास अनाज भी नहीं था। ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था हमारी थी। तो उस समय पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित करना, ठीक ना, तो ये कुल मिलाकर ये वास्तव में अगर मैं कहूं तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं था, है ना। ये बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सी बात थी। लेकिन फिर भी मन्ना नारायण अग्रवाल और तमाम और जो उनके साथ गांधीवादी विचारक थे, जब उन्होंने गांधी जी वाले जो गांधी का भारत है कि गांधी कैसा देखना चाहते हैं भारत को, तो गांधी ऐसा भारत को देखना चाहते हैं जिसमें गांव आत्मनिर्भर हो, जिसमें सारे के सारे गांव अगर विकास को प्राप्त कर लेंगे, सभी गांव अगर विकसित हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ठीक है, सभी गांव में स्वच्छता, शिक्षा, पेयजल वगैरह ये सारी चीजें अगर एस्टेब्लिश हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली एक जिला विकसित हो जाएगा। अगर सारे गांव विकसित हो गए तो ठीक है ना, वो गांव जिस जिले के अंतर्गत आते हैं वो जिला अपने आप विकसित हो जाएगा। और सारे के सारे अगर जिले विकसित हो गए तो स्वाभाविक सी बात है ऑटोमेटिकली वो राज्य विकसित हो जाएगा जिसके अंतर्गत वो सारे जिले आते हैं। ठीक है, तो ये गांधी, इसलिए कार्ल मार्क्स और गांधी में जब डिबेट होता है ना, ठीक है, तो इसलिए कार्ल मार्क्स बोलता है कि गांधी तो जो है ना स्वप्नदर्शी व्यक्ति है, वो वास्तविकता में जीना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। और गांधी जी के कई सारे सिद्धांत ऐसे हैं भी जो आपको ऐसा लगेगा जैसे नरेंद्र मोदी जी के हैं, ठीक है, वो वास्तविकता में जीना ही नहीं चाहते जैसे क्या, ठीक। कुल मिलाकर वो दूसरी बात है। तो कार्ल मार्क्स बड़ा गांधी का जो है ना इस मामले में उनकी हंसी उड़ाता है या फिर उनका विरोध करता है, ठीक है। और यहां से कार्ल मार्क्स और गांधी के बीच में एक विवाद भी है इसी बात को लेकर। कुल मिलाकर वो वहां का विषय है, हम यहाँ के विषय पर आते हैं। तो जब मन्ना नारायण अग्रवाल जैसे बहुत सारे गांधीवादी विचारकों ने कहा संविधान सभा में कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थापित होना चाहिए, तो संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 40 में, ठीक है, एक प्रोविजन किया कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाएगी और उन्हें शासन की इकाई के तौर पर स्थापित किया जाएगा। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाएगी और उन्हें शासन की इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा। लेकिन डीपीएसपी में ही क्यों? क्योंकि सबको पता था, संविधान निर्माता भी जानते थे कि डीपीएसपी के जो प्रावधान हैं वो नॉन इन्फोर्सेबल हैं, उनको लागू नहीं करवा सकते। तो इसलिए फिलहाल हम इसे डीपीएसपी में डाल देते हैं। भविष्य में कभी स्थितियां अगर सामान्य रही, ठीक है, तो हम पंचायती राज संस्थाओं का गठन कर देंगे। लेकिन ठीक है, ये ठंडी बस्ती में पड़ा रहा। लेकिन ये बात तो जरूर थी कि नेहरू भी इस बात को जानते थे कि गांव का विकास और गांव का सर्वांगीण विकास बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गांव का विकास बहुत जरूरी है, गांव का विकास होना चाहिए। तो भारत में पहले आम चुनाव से, ठीक है, जब प्रथम आम चुनाव नहीं हुए थे, क्योंकि पहले आम चुनाव तो 1951-52 में हुए हैं, तो पहले ही आम चुनाव से पहले जो एक अंतरिम मंत्रिमंडल बना हुआ था, उस अंतरिम मंत्रिमंडल के अंतर्गत एक पंचायत राज मंत्रालय बनाया गया, ठीक है, पंचायत राज मंत्रालय बनाया गया। और उसके जो पंचायत मंत्री बनाए श्री एस के डे साहब बनाए, है ना। तो श्री एस के डे साहब को पंचायत राज मंत्री बनाया इस तरह से, जिससे कि जो संविधान सभा के सदस्य खासकर जो पंचायतों की स्थापना की वकालत कर रहे हैं, कुल मिलाकर वो ठीक है संतुष्ट हो सके कि हाँ भाई कोई प्रयास किया है, पंचायती राज मंत्रालय बनाया है, ठीक है, जिसका नाम था पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, और एस के डे को पंचायत मंत्री बनाया है। लेकिन नेहरू समझते थे कि इतना करने से नहीं होने वाला, ठीक है ना, हमको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, इतने से नहीं होगा बबुआ, ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब ज्यादा करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने ऐसा कहा कि शायद पंचायती राज व्यवस्था को हम अभी एस्टेब्लिश नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकलिटी है, ये बहुत कठिन है, ठीक है ना। पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में इस व्यवस्था को स्थापित करना कोई हंसी मजाक नहीं है। लेकिन फिर भी गांव का विकास तो जरूरी है, क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, आज भी अगर हम देखें तो लगभग ठीक है 66% आबादी जो है, ठीक है, और ज्यादा ही उससे भारत में निवास करती है, मतलब गांव में निवास करती है, ठीक है ना, और ज्यादा ये आई थिंक, ठीक है, गांव में निवास करती है, और वो कृषि और कृषि से संबंधित उद्योगों पर आश्रित है। तो उस समय के भारत में तो आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा था जो गांव में निवास करता था। उस समय तो आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा था बेटा जो गांव में निवास करता था। तो अब ऐसे में बड़ा जरूरी हो जाता है, बड़ा प्रासंगिक हो जाता है कि हम गांव का सर्वांगीण विकास करें, ठीक है, जिससे कि कम से कम अगर सारे के सारे गांव विकसित हो जाएंगे, अपना विकास कर लेंगे,
ठीक है, तो उनमें स्वास्थ्य का स्तर, शिक्षा का स्तर, ठीक है, रोजगार के स्तर, ये सारी चीजें बढ़ेंगी, तो कुल मिलाकर धीरे धीरे ये सारी चीजें होंगी। तो इसलिए एक हमने प्रोग्राम चलाया और वो प्रोग्राम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 1952 में चलाया। 2 अक्टूबर 1952 में, 52 में, है ना, 1952 1952 हुआ ना, 1952 हुआ, यस। तो 2 अक्टूबर 1952 को 2 अक्टूबर 1952 में हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो थीम थी वो हमें ग्रामीण विकास और ग्रामीण आत्मनिर्भर, ठीक है, अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना था। इसमें गांव के सर्वांगीण विकास के बारे में बात कही गई। इसमें 5 पहलुओं पर जोर दिया गया, ठीक है, गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और दुनिया भर की चीजें, ठीक है। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का ड्राफ्ट कुछ ऐसा था बच्चे, ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था इसका कुछ ड्राफ्ट ऐसा था, मसौदा ऐसा था कि जिसमें जो जिला मशीनरी है, जो जिला प्रशासन है, उसका रोल बहुत था। डीएम इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी था। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम हेतु रेस्पॉन्सिबल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी डीएम था। अब उस समय का डीएम कितना व्यस्त आदमी होगा, सोच के देखो, ठीक है। तो वो काहे को ध्यान दे रहा है गांव गांव में जाकर, गांव के विकास को क्यों चेक करने लग गया वो, ठीक है। इतना बड़ा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। तो सबसे पहली बात सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है और उसके बाद अमेरिका में एक मोटर निर्माता कंपनी है, ठीक है ना, फोर्ड। आज भी आपने उसकी गाड़ियां देखी होंगी, हालांकि भारत से उसने डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन फोर्ड की एंडेवर आती थी, फोर्ड की एको स्पोर्ट आती थी, फिगो आती थी। ये तो फोर्ड जो है ना एक एनजीओ चलाती थी, फोर्ड फाउंडेशन करके। वो ऐसे ही विकासशील और अल्प विकसित देशों की मदद करती थी वहां पर, गांव में, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। तो उसी फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से हमने नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया। ये अगले ही साल चला दी हमने 2 अक्टूबर 1953 को, ठीक है ना। इसका थीम यही था कि हमें गांव का सर्वांगीण विकास करना है, प्रत्येक गांव को विकसित करना है। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, ये दोनों के दोनों कार्यक्रम बुरी तरह से असफल हुए। ये इतने बुरी तरह से असफल हुए ये दोनों कार्यक्रम कि इसके बाद फिर भारत सरकार को, ठीक है, 3-4 साल का गैप लेना पड़ा और उन्होंने इन कार्यक्रमों की असफलता की जांच करने के लिए एक समिति बनाई, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति को 2 सिफारिशें, ठीक है, सुझाई गई थी। मतलब उनको 2 पहलुओं पर बात करनी थी। सबसे पहले कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो इतने अच्छे थे, इतने वेल प्लान्ड और वेल डिजाइंड थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का हमने प्रसार करके एक और कार्यक्रम नेशनल एक्सटेंसिव प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम भी हमने चलाया। ये दोनों कार्यक्रम असफल क्यों हुए, ठीक है ना। और दूसरा, ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों कार्यक्रमों की असफलता की जांच करने के लिए लाया गया ये बलवंत राय मेहता समिति। और दूसरा ये था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अगर हमें स्थापित करना है तो भारत में हम किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है, किस तरह से उनकी संरचना होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, फलाना ढिमका, इस तरह से। तो बलवंत राय मेहता समिति 1956 में गठित की जाती है और 1957 में अपनी सिफारिशें देती है। क्लियर है। चलिए, तो पंचायती राज संस्थाएं हेतु कौन कौन सी समितियां बनी, उन समितियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं हेतु जो सुझाव की गई समितियां थी, या पंचायती राज संस्थाओं हेतु समितियां, महत्व की समितियां मैं लिख लेता हूं। पंचायती राज संस्था हेतु, पंचायती राज संस्थाओं हेतु महत्वपूर्ण समितियां, महत्वपूर्ण समितियां, महत्वपूर्ण समिति, ठीक है इस बच्चे। तो सबसे पहले जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता, आपने सुना होगा बलवंत राय के कुत्तों, दामिनी मूवी में आई थिंक सनी देओल का डायलॉग है, बलवंत राय मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के बाद फिर अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति के बाद जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति, ठीक है। जीवी के राव समिति के बाद आफ्टर जीवी के राव समिति, आफ्टर जीवी के राव समिति आपका,
ठीक है बेटा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति, सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है ना, और तो कोई है नहीं, यही है, एलएम सिंघवी समिति है। जीवी की राव समिति, जीवी की राव समिति के बाद लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, उसके अलावा और तो कोई है नहीं है। और उसके बाद है बेटा लास्ट में पी के थुंगन समिति। कौन सी? पी के थुंगन समिति, पी के थुंगन समिति, पी के थुंगन समिति, पी के थुंगन समिति। उम्मीद करता हूं ये बात ना हमको और आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। तो पंचायती राज संस्थाओं हेतु महत्वपूर्ण समितियां जो गठित हुई, पंचायती राज संस्थाओं हेतु महत्वपूर्ण समितियां जो गठित हुई, बलवंत राय मेहता समिति, नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा, बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा जीवी की राव समिति, चौथा एलएम सिंघवी समिति, पांचवा पी के थुंगन समिति। ठीक है, ये हमें देखनी है, इन हर एक समितियों के बारे में हमें देखना है। जैसे ये समिति जो है 1956 में गठित हुई, 1957 में अपनी रिपोर्ट देगी। ये समिति 1977 में गठित हुई। ये समिति बेटा 1980 ठीक है ना 5 में गठित हुई। ये समिति 1986 में गठित हुई। ये समिति 1988 में गठित हुई। ठीक है, ये हमें देखना है, इन एक एक समितियों की हमें सिफारिशों को देखना है कि किस किस तरह से इन समितियों ने क्या क्या सिफारिशें दी, क्या इनके सिफारिश का क्रम रहा। कुल मिलाकर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आएंगे। तो जितना भी मैंने लिखा था आप लोग खुद से लिख लोगे, मतलब जितना भी मैंने बोला था आप लोग लिख लोगे। अरे बताओ यार, जितना भी मैंने बोला बेटा आप लिख लोगे ना सबको। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि मैं लिखवाऊं, आई लव यू टू अब से क्या था, आई लव यू टू बेटा, मैं लिखवा दूं, है ना, यही कह रहे होगे तुम सब लोग, लिखवा दो। हाँ, एक गॉडगिल समिति और है 1988, जी हाँ, लिखवा दीजिएगा। चलो बिल्कुल अभी लिखवाता हूं, ठीक है, अभी के अभी। चलो बिल्कुल लिखवाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपका जब पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा ना पूरा, आप सब लोग सुनना इसको, जो एलिजिबल है ना यूपीपी के लिए, जो एज क्राइटेरिया में आते हैं यूपीपी के लिए, वो बार बार एक प्रश्न पूछते हैं मुझसे कि क्या सर मैं दूसरा बैच लूं। नहीं बेटा, दूसरा बैच मत लो। एक बात बताओ, आपके पास इतने रुपए कहां से आए कि आप रोज 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 नया बैच लोगे? मुझे एक बात बताओ, आप दूसरा बैच मत लो। अगर आपके पास रुपए हैं भी तो भी आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि एक विषय तो है नहीं जिसको आप पढ़ लोगे। दुनिया भर के विषय हैं, हर एक विषय के अंतर्गत टॉपिक हैं, टॉपिक के अंतर्गत बेटा ठीक है ना उनके सब टॉपिक हैं, और फिर दुनिया भर की क्लासेस हैं, नहीं कर पाओगे। ये जो विनायक बैच है ना आपका, ये मोर देन सफिशिएंट है। विनायक बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जब तक यूपीपी का एग्जाम होगा। ठीक है, ध्यान रखना, विनायक बैच कंप्लीट आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखो पॉलिटी तो मैं आपकी कंप्लीट करा ही रहा हूं, और इसी वजह से मैं कंप्लीट करा रहा हूं पॉलिटी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा यूपीपी के लिए कि भाई पॉलिटी मुझे नहीं पढ़नी, पॉलिटी तो मैंने कंप्लीट कर ली, दिग्विजय सर की पॉलिटी तो मैंने कंप्लीट कर ली। बात समझ पा रही है? तो आपका एक विषय कंप्लीट होगा बहुत अच्छे से जीएस में। आकाश गुप्ता, आपके चैनल पर यूपी जीके की प्लेलिस्ट है, वो सफिशिएंट है यूपी जीके के लिए? नहीं, उसमें बहुत लिमिटेड मैंने पढ़ाया है वहां पर डीएसजी पर, और वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं मैं।
हाँ मैं लिख पाऊंगा, ठीक है। आइए ध्यान देंगे, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले, ठीक है, मेयो 1872 में, ठीक है ना, 1872 में मेयो ने एक बात कही, ठीक है ना। क्या बात कही इसने बोला, तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मेयो ने 1872 में, ठीक है, इसने एक बात कही बेटा, और इसने क्या बोला, इसने बोला कि भारत में स्थानीय स्वशासन की, भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था आवश्यक है। भारत में स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेज इतने कैपेबल नहीं है कि वो शासन कर सके, ठीक है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में। क्योंकि अंग्रेजों को बेसिकली क्या है बेटा, ठीक है, रेवेन्यू की वसूली इत्यादि में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अंग्रेजों को रेवेन्यू वसूल करने में, ठीक है, रेवेन्यू की वसूली में मेरे प्यारे बच्चे, और बाकी का, ठीक है, अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, अपनी पुलिस को दूर दराज के क्षेत्रों में भेजने के लिए बहुत अव्यवस्था होती है। तो मेयो बोलता है भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था आवश्यक है। ये मेयो कौन है, मेरे साथ साथ बोलेंगे। ये मेयो वही है बच्चे, ठीक है ना, सर्वप्रथम इसी के समय में 1872 में जनगणना हुई थी। इसी के समय 1872 में भारत में जनगणना हुई। भारत में जनगणना हुई। भारत में जनगणना हुई, ये वही मेयो है। बात समझ पा रही है, बिल्कुल क्लियर है। ये कौन सा मेयो है बच्चों, ये वही मेयो है जिसके समय में सबसे पहले भारत में 1872 में जनगणना हुई, ठीक है। ये भारत का गवर्नर जनरल था। इसके बाद फिर आते हैं, ठीक है, मेयो के बाद फिर रिपन का कार्यकाल आता है। रिपन ये 1881 से 82 की बात है। ये बड़ा अच्छा आदमी है, ठीक है। संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास में अगर किसी एक गवर्नर जनरल को, ठीक है ना, इज्जत की निगाह से देखा जाए, ठीक है, और उसने भारतीयों के लिए वास्तव में अगर काम किए हो, तो वो आपके रिपन साहब है, ठीक है, ध्यान रखना। रिपन बड़े अच्छे हैं, रिपन। तो इन्होंने स्थानीय स्वशासन हेतु एक प्रस्ताव लेकर आए। अभी तक सब हवाई बात कर रहे थे, ये भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव लेकर आते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव लेकर आते हैं। ठीक है, जिसको स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है ना बाबू, क्या कहते हैं इसको हम स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कहते हैं। ये जो प्रस्ताव लेकर आते हैं, स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कहते हैं इसको। अब ये जो स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव है ना, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जो प्रस्ताव है, इसी प्रस्ताव के अंतर्गत भारत में, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई आधुनिक भारत में। कैसे हुई, तो इन्होंने जो है, ठीक है, तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड की स्थापना की। ये स्वशासनिक संस्थाएं थी, एक तालुका बोर्ड थी और एक जिला बोर्ड थी। तो इन्होंने दो स्वशासनिक संस्थाओं की स्थापना की, तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड। ये संस्थाएं वहां के स्थानीय प्रशासन को संभालने हेतु, ठीक है, जिम्मेदार थी। ये दोनों ही संस्थाएं बेटा वहां के, ठीक है, स्थानीय प्रशासन को, ठीक है ना, संभालने के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, कुल मिलाकर छद्म रूप में ही सही, ठीक है, पूरी तरह से तो ना सही, लेकिन छद्म रूप से ही भारत में स्थानीय स्वशासनिक, ठीक है, संस्थाओं का उदय हुआ तालुका बोर्ड और जिला बोर्ड के रूप में। इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए रिपन को क्या कहा जाता है, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है।
स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई डोंट थिंक सो यहां तक किसी को किसी भी तरह की कोई भी इश्यू रहा होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। इसलिए हम रिपन को क्या बोलते हैं, इसलिए हम रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब इसके बाद हमारी संविधान सभा का गठन हो रहा था। ठीक है, अवसर क्या है, हमारी संविधान सभा का गठन हो रहा था। तो संविधान सभा की निर्माण की कार्यप्रणाली चल रही थी, निर्माण की कार्यप्रणाली चल रही थी, आप सब लोग जानते हैं। और संविधान सभा के निर्माण की कार्यप्रणाली के दौरान एक गांधीवादी विचारक, ठीक है, आचार्य मन्नारायण अग्रवाल जी ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित करने की बात कही। तो इसी संविधान सभा की जो निर्माण की कार्यप्रणाली चल रही थी, इसी में बच्चे, इसी बीच संविधान सभा के सदस्य एवं गांधीवादी विचारक, ठीक, जिनका नाम आचार्य मन्नारायण अग्रवाल था, आचार्य मन्नारायण अग्रवाल था। ठीक है, मन्नारायण अग्रवाल साहब ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित करने की बात कही, विकेंद्रीकरण को स्थापित करने की बात कही। करण को स्थापित करने की बात कही। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित करने की बात कही। बेटा किसने, आचार्य मन्नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, तो अब आचार्य मन्नारायण अग्रवाल अकेले गांधीवादी विचारक तो थे नहीं, और भी थे संविधान सभा में। और उस समय गांधी बेटा बहुत बड़ा आदमी थे, ठीक है ना, बहुत बड़े आदमी थे। तो इसलिए क्या किया गया, तो बेटा ठीक है, हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत, आर्टिकल 40 में ठीक है ना, ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई, ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई, बेटा। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही। बोला गया कि भैया ग्राम पंचायतों की स्थापना होगी और उन्हें शासन की इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई हो गई कि कैसे ग्राम पंचायतों की स्थापना करके हम उनको शासन की इकाई के तौर पर स्थापित करेंगे। अब ये बात आप में से बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी कि ग्राम पंचायतों की स्थापना करके हम कैसे उनको शासन की इकाई के रूप में स्थापित करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी भी मेरे प्यारे साथी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा। तो भारतीय संविधान के ठीक भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई, और न केवल ग्राम पंचायतों की स्थापना बल्कि उन्हें प्रशासन की इकाई के रूप में स्थापित करने की बात कही बच्चे। ठीक है, चलिए, तो संविधान सभा के निर्माण की कार्यप्रणाली में ये तो हो ही गया, ये बात तो समझ में आई गई कि भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल ठीक है 40 के अंतर्गत डीपीएसपी में। ठीक है, इसके अलावा ठीक है हमने और ज्यादा प्रभावी बनाते हुए जो हमारी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है ना, आप लोग तो पढ़ के आए हो सारी अनुसूचियों को, तो जो हमारे संविधान की भैया जी 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, सूची और समवर्ती सूची है। बोलो है कि नहीं भैया? बिल्कुल है। तो इसमें साहब हमारी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है, राज्य सूची में 61 है और यहां पर 52 है। तो ध्यान रखना, हमने पंचायती राज को राज्य सूची के अंतर्गत रखा है, पंचायती राज को राज्य सूची के अंतर्गत रखा है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत रखा है 7वीं अनुसूची में। इसके बाद जो आपकी अंतरिम सरकार एक बनी, तो वहां पर हमने पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया। वहां पर सर पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया।
राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का भैया जी गठन किया गया? सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया। गठन किया गया, ठीक है ना। और उस पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो पंचायत मंत्री बने, ठीक है, वो श्री एस के डे को बनाया गया। किसको बेटा? श्री एस के डे को। श्री एस के डे को पंचायती राज मंत्री श्री एस के डे को, ठीक है सर। तो जो पंचायत मंत्री है भैया जी, पंचायत मंत्री पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय के अंतर्गत पंचायत मंत्री किसको बनाया गया? श्री एस के डे को पंचायत मंत्री बनाया गया। अब इसके बाद फिर भारत में स्टार्ट होता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको कहेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? जो एक प्रश्न पूछा जाएगा यहां से वो यही पूछा जाएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। आप बोलेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किससे संबंधित था? तो ये ग्रामीण विकास से संबंधित था। ग्रामीण विकास से संबंधित था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कितने अवयव थे? इसके बेसिकली 5 अवयव थे। कुल मिलाकर ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ करने की बात करता था, ठीक ना। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात करता था, ठीक है ना। शिक्षा की बात करता था, शिक्षा के विकास की बात करता था ये, ठीक है ना। ये स्वास्थ्य कार्यक्रम को, ठीक है, इंप्लीमेंट करने की बात करता था। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के बारे में बात करता था, सृजन के बारे में बात करता था। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्वच्छता, पेयजल के बारे में बात करता था। स्वच्छता, पेयजल इनके बारे में बात करता था। स्वच्छ पेयजल इनके बारे में बात करता था, ठीक है। कुल मिलाकर इसके बाद इस कार्यक्रम का एक्सटेंशन हुआ। ये कार्यक्रम तो चल ही रहा था, शुरुआत में हमें सफलता भी मिली। और जब हमें थोड़ी बहुत सफलता मिलती है ना, जैसे हमें पहली पंचवर्षीय योजना में सर ने पढ़ाया होगा, हमको सफलता मिल गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना में हमको इस तरह से सफलता मिली कि हम जो, ठीक है, आर्थिक समृद्धि दर जो मान के चले थे कि भाई वो जो हमने टारगेटेड थी हमारी वो 2.1% थी कि भाई इतना हो जाए, और हो गई हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में 3.2%। बात समझ में आ रही है? तो हमसे जलता नहीं है। हम भारतीयों की खासियत है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए ना बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, तो हमसे जलता थोड़ी नहीं है, हम बावरे हो जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ, ठीक है ना। वो पहली पंचवर्षीय योजना तो ईश्वर की कृपा थी, अच्छा खासा मानसून हो गया, तो हम दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, फट गई। हमने क्या कहा कि भाई अब हम भारी उद्योगों की स्थापना करेंगे। हमने राउरकेला में, हमने भिलाई में, और हमने, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के इसमें दुर्गापुर में, ठीक है, आयरन स्टील पावर प्लांट लगा दिए, ठीक है, सिंदरी में उर्वरक कारखाना खोल दिया, ये और फलाना डिमका कर दिया। कुल मिला के ऐसे ही हमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम थोड़ा बहुत सफल क्या हुआ कि हम भैया जी लेकर आ गए राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, नेशनल एक्सटेंसिव प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, ये जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम है ये 2 अक्टूबर 1953 को स्टार्ट किया गया, 1953 को। और ये अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया था। अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया था, फाउंडेशन के सहयोग से स्टार्ट किया गया। कुल मिलाकर ये भी असफल हुआ, ठीक है। मतलब ये भी असफल कहने का आशय ये है, ठीक है। तो अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया और ये भी एक पूरा का पूरा असफल कार्यक्रम सिद्ध हुआ, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। फिर इन्हीं सब कारणों की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1956 में। कल पढ़ेंगे बलवंत राय, अशोक मेहता, GV राव, LM सिंघवी, इनकी क्या क्या सिफारिशें थी, ठीक है, क्या क्या इन्होंने बोला और किस किस सिफारिशों को हमने किस किस समिति की को स्वीकार किया, ठीक है। ये हमारा कल की विषय वस्तु है। उम्मीद करता हूं कि आज बहुत अच्छे से ये बात आपको समझ में आई होगी, सभी लोगों को शानदार तरीके से, फर्स्ट क्लास तरीके से,
कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ठीक है, मैं सब कराऊंगा, चिंता ना करो। मैंने क्या बोला, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बस मैं ये चाहता हूं आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाए, और वो हो जाएगा बिल्कुल। बताओ सब लोग अपनी कमेंट बताओ। प्रियांशु बोल रहे हैं गुरुजी मेरी कमेंट कोई पढ़ता ही नहीं। चलिए, चलिए शीतल, राम वर्मा, राम वर्मा तुम बेवकूफ हो क्या? है, ये जब पढ़ाया जाता है, इतनी बोरिंग चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, समितियां पढ़ा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हंसी मजाक हो जाता है, ठीक है ना? बेवकूफ आदमी हो क्या? दिमाग से पैदल हो? चलो, आपकी क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थैंक यू जी, थैंक यू सर। आपकी पॉलिटी कमाल की है राहुल। चलिए, चलिए आप लिख नहीं पाए, आराम से लिखो लो, ठीक है? पीछे से लिखो, पीछे से लिखो, एक एक पेज को लिखो, जो यहां से लिखो, आराम से एक एक पेज को लिखो यहां से। प्रतीक, ममता, चल ठीक है, ये आप आराम से लिख लो, ठीक है? मैं साइड में हो जाता हूं, साइड में हो जाता हूं मैं। सर यूपी जी के आप पढ़ाइए। चलो ठीक है, देखेंगे हैं, बोलेंगे सर से कि भाई यूपी जी के हमसे पढ़वा दो। चलो तो फिलहाल इधर देखो आप, यहाँ पे ठीक है सर, क्लियर हुआ? लिख लिया बेटा, है ना? जैसे जब आप लिखो ना, जो आपका छूट गया वो आप लिखो, तो जैसे मैं साइड में हो गया तो पॉज करके आप लिख लेना। ये पेज तो आपने लिख ही लिया होगा, इसमें कुछ नहीं है। इसे भी आराम से लिख लो आप। मजा आ गया सर पॉलिटी में। अरे यार तुम लोग इतनी तारीफ करोगे क्या? वर्षा, प्रिंस, बेटा मैं सबके कमेंट देख लेता हूं। अब तुम लोग को क्या रहता है कि सर हमारा नाम ले दें, क्यों भाई पवन? चलो, अब इतने सारे बच्चे हैं, कैसे नाम ले दें हैं सबका? कोई बात नहीं, सबसे मिलने आएंगे, तुम लोग बन जाओ आराम से, तुम्हारे घर पे ही मिलने जाएंगे, इनफैक्ट तुम्हारे थाने में मिलने जाएंगे तुमसे कि भाई हमारे ये विद्यार्थी देखो, ठीक है, दरोगा बन गए। चलो जी, क्लियर हुआ ये? इसे देख लीजिएगा।
एनसीटी बेटा नेशनल कैपिटल टेरिटरी पंकज है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। सर यूपीपी बैच की आपकी ज्योग्राफी विनायक बैच में की अपलोड। ओके अश्मित, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू।